तो बच्चों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सभी अर्थव्यवस्थाओं में, चाहे वो समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, सभी अर्थव्यवस्थाओं में साधनों की सीमितता पाई जाती है। साधन सीमित होते हैं। अतः साधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं बहुत अधिक होती हैं। उनको पूरा करने के लिए सभी अर्थव्यवस्थाओं को कुछ जो महत्वपूर्ण आर्थिक समस्याएं हैं या आर्थिक कार्य हैं उन्हें संपन्न करना होता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में व्यक्ति के समान ही, जैसे एक व्यक्ति के 3 मुख्य कार्य हैं, उपभोग, उत्पादन और विकास, ठीक उसी तरह से हर अर्थव्यवस्था को इन तीनों कार्यों को संपन्न करना होता है। तभी वह देश या वह अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। अब अर्थव्यवस्था के कार्यों के बारे में हम केंद्रीय समस्याओं को आर्थिक प्रणाली के कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था इन्हीं समस्याओं का समाधान करके प्रत्येक अर्थव्यवस्था को विकास की ओर लेके जाती है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। वैसे तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने, जैसे सैमुअलसन ने आर्थिक प्रणाली की 3 समस्याएं बताई हैं या 3 कार्य बताए हैं। स्टिगलर ने आर्थिक प्रणाली की 4 समस्याएं बताई हैं। इसी तरह से लेफ्टिश ने 5 समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, जबकि प्रोफेसर होम ने 7 कार्यों के बारे में या आर्थिक प्रणाली की 7 समस्याओं के बारे में चर्चा की है। तो इन विभिन्न अर्थशास्त्रों के द्वारा, क्योंकि इनकी समस्याओं के बारे में या इनके कार्य के बारे में विभिन्न अर्थशास्त्रों में मतभेद रहे हैं, लेकिन जिन समस्याओं के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, जिसे हम केंद्रीय समस्याएं कहते हैं, वो सैमुअलसन ने जो बताई है, स्टिगलर ने जो बताई है, लेफ्टिश ने जो बताई है, प्रोफेसर होम ने जो बताई है, इन सभी समस्याओं में उन 3 समस्याओं को शामिल किया जाता है जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती हैं। तो आज हम केवल उन 3 केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो ऐसी 3 केंद्रीय समस्याएं जिनका प्रत्येक अर्थव्यवस्था को सामना करना होता है। सबसे पहली है केंद्रीय समस्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम इसे मान सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास विभिन्न साधन है और वह व्यक्ति मान लीजिए विनिर्माण में है, यानी उत्पादन के कार्य में लगा हुआ है। उसके पास विभिन्न साधन है, श्रम भी है, भूमि भी है, पूंजी भी है। तो ये सब साधन उसके पास है, तो वह इन साधनों का क्या करे? इन साधनों को एकत्रित करके वह किस वस्तु का उत्पादन करे? ठीक इसी प्रकार प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के सामने ये समस्या होती है कि उनके पास विभिन्न प्रकार के साधन हैं, साधनों का ढेर लगा हुआ है। उन उत्पादन के साधनों से वह किस वस्तु का उत्पादन करें? तो ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह विकसित अर्थव्यवस्था हो, वहां भी साधन सीमित है। साधनों की सीमितता विश्व में हर देश की अर्थव्यवस्था के पास है। ऐसा कोई देश नहीं है जहां हम ये कह सकें कि साधन अनलिमिटेड हैं। तो ये सबसे पहली समस्या है कि इतने साधन, चाहे जितने भी साधन हैं, उन साधनों को एकत्रित करके कोई भी अर्थव्यवस्था क्या उत्पादित करे। अब चूंकि उद्देश्य है अर्थव्यवस्था का कि वह अपने समाज के हित में वस्तुओं का उत्पादन करे, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ऐसे में उसकी प्रॉब्लम यह है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, क्योंकि वस्तुएं भी अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे एक तो होते हैं नेसेसरी गुड्स, इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। फिर लग्जरी गुड्स का उत्पादन किया जाए। किसी देश के सामने ये स्थिति हो सकती है कि वह
अपने लोगों की पहले जो जरूरी आवश्यकता की वस्तुएं हैं उन्हीं को उत्पादन करें। मान लीजिए उनका उत्पादन कर दिया और उनको उनके सामने ये भी कि नहीं हमें लग्जरी गुड्स का भी उत्पादन करना है। तो हर आर्थिक प्रणाली के सामने ये समस्या है कि वह नेसेसरी गुड्स का उत्पादन करे, लग्जरी गुड्स का उत्पादन करे। कई विकसित देश हैं, कई विकसित देश के सामने ये हो सकता है कि नहीं नेसेसरी गुड्स की हमें अब जरूरत नहीं है, अब तो हमें कुछ सिविल गुड्स का उत्पादन करना है। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो कि विश्व के समस्त चारों तरफ हम उसे बेच सकें, उसे एक्सपोर्ट कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें। या कई देश, आप चाइना को ही देख लीजिए, अभी वो अपने वार गुड्स को के उत्पादन में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, मतलब जो कि युद्ध में काम में आ सके। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक आर्थिक प्रणाली या प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने यह समस्या है कि उनके पास साधन है, साधन सीमित है, उनकी स्कैरसिटी भी है, उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, उन साधनों को एक से अधिक उपयोगों में लगाया भी जा सकता है। तो ये समस्या है कि इन सभी साधनों को मिलाकर वह क्या उत्पादित करे। अब डिपेंड करता है, जैसे भारत की बात करें, उपभोग वस्तुओं का उत्पादन में ज्यादा साधन लगाए जाएंगे, उत्पादक वस्तुओं के उत्पादन में कम साधन लगाए जाएंगे, क्योंकि साधन तो वही है। यदि हमें एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है तो हमें निश्चित रूप से दूसरे प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में से कुछ साधनों को हटाकर दूसरे प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में लगाना होगा, मतलब साधनों का स्थानांतरण करना होगा। तो ये सबसे पहले यही समस्या है कि साधन तो हैं, लेकिन उन साधनों से क्या उत्पादित किया जाए। तो ये चाहे कोई सी भी अर्थव्यवस्था हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो, सभी को इस बात का सामना करना पड़ता है, इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि अभी दिए गए संसाधन से वह क्या उत्पादित करे, किन वस्तुओं का उत्पादित करे। क्या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करे या उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे। उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका कंज्यूम करने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं, जबकि पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं, कैपिटल गुड्स जिसे हम कहते हैं, जिसका और अधिक उत्पादन के लिए जिन्हें हम काम में ले सकते हैं। तो निष्कर्ष बाद में देखेंगे कि कोई अर्थव्यवस्था किस प्रकार से निर्णय लेती है। हर अर्थव्यवस्था अपने अपने साधनों के अनुसार यह निर्णय लेती है कि वह किन वस्तुओं का उत्पादन करें। क्या उत्पादन करें ये तो डिसाइड हो जाए। मान लीजिए दिए गए साधन है तो ये निष्कर्ष निकाल लिया गया, ये निर्णय ले लिया गया अधिकतम लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कि इतना उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और इतनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। एक सर्टेन अमाउंट कंज्यूमर गुड्स का उत्पादन करेंगे और सर्टेन अमाउंट हम कैपिटल गुड्स का उत्पादन करेंगे। ये निश्चित हो गया। अब ये है कि उपभोक्ता वस्तुओं का भी निर्धारण हो गया, पूंजीगत वस्तुओं का भी निर्धारण हो गया, साथ में जुड़ी हुई है कितना उत्पादन करें, हाउ मच। ये तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, ये तो निश्चित हो गया कि हमें ये उत्पादन करना है। साथ में इसी के साथ जुड़ी हुई समस्या है हाउ मच, कितना उत्पादन करें, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिट है। ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हम ये भी चाहते हैं, या प्रत्येक आर्थिक प्रणाली ये भी चाहती है कि उनके मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। कम से कम लागतों पर उत्पादन करके कम से कम लागतों से उत्पादन करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाए और अधिकतम लाभ कमाया जाए, जिससे देश के लोगों का हित हो। इस दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालना, मतलब हर अर्थव्यवस्था के सामने यह प्रॉब्लम है कि वह क्या उत्पादन करे और कितनी मात्रा में उत्पादन करे। तो पहली प्रॉब्लम या पहली जो समस्या है वह केंद्रीय समस्या, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को इसका सामना करना पड़ता है। अब हम ये मान लें कि इस समस्या का समाधान मान लीजिए हो गया, तो फिर इसके साथ ही जुड़ी हुई समस्या है कि ये तो निर्धारित हो गया कि इन वस्तुओं का इतनी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा। इसके साथ ही है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। इससे जुड़ती हुई समस्या दूसरी है उत्पादन कैसे किया जाए। अब ये भी हर आर्थिक प्रणाली को देखना पड़ेगा, हर अर्थव्यवस्था को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वह साधनों को
से यह तो निष्कर्ष निकाल लिया कि क्या उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, लेकिन उत्पादन कैसे किया जाए। भारत की बात करें, भारत में चूंकि ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैपिटल रिसोर्सेज के, तो ऐसी स्थिति में भारत श्रम गहन विधि को काम में लेकर उत्पादन कर सकता है। मतलब इसमें भी निर्णय लेना पड़ेगा हर अर्थव्यवस्था को कि वह कौन सी विधि अपनाए ताकि उनकी लागतें कम आए और उत्पादन ज्यादा हो। विकसित देश हैं जहां मशीनीकरण हो चुका है, तो ऐसे देश कैपिटल इंटेंसिव मेथड को काम में ले सकते हैं। तो इसमें या तो लेबर इंटेंसिव मेथड काम में लिया जा सकता है या कैपिटल इंटेंसिव मेथड काम में लिया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं श्रम गहन विधि या पूंजी गहन विधि को काम में लेकर के उत्पादन किया जा सकता है। तो उत्पादन कैसे करें? जहां मशीनें ज्यादा होंगी वहां श्रम गहन पूंजीगत विधि का प्रयोग किया जाएगा, और जहां श्रम ज्यादा होंगे वहां श्रम गहन विधि को काम में लिया जाएगा, क्योंकि वहां तुलनात्मक रूप से जहां ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा है तो वहां श्रम की लागत कम आएगी, और यही मकसद है कि कम लागत पर उत्पादन किया जाए। तो पहली जब समस्या का समाधान हो जाए कि क्या उत्पादित किया जाए, साथ ही कितनी मात्रा में उत्पादित किया जाए, तो इसी के साथ ये प्रॉब्लम निकल के आना स्वाभाविक भी है कि अब उत्पादन कैसे किया जाए। इसमें जो लक्ष्य है वो लक्ष्य यही रखा जाएगा कि कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके अपना लाभ अधिकतम करना। इसमें अब ये उत्पादन का कार्य सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है और निजी कंपनियों के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन मकसद जो है सरकार का ये है कि अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, जबकि निजी सेक्टर में मेन जो फोकस होता है उसमें जो श्रम है वो श्रम कुशल श्रम होते हैं, उसमें मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सकता है। इसी तरह से ये भी निर्धारित हो गया कि हाउ टू प्रोड्यूस, कि किस तरह से उत्पादन प्राप्त करना है, पहले क्या और कितना उत्पादन करना है, इसके साथ उत्पादन कैसे करना है, उत्पादन की विधि, उत्पादन कैसे करना है, मतलब इसमें इस बात का निर्णय लिया जाता है कि उत्पादन की कौन सी विधि, कौन सी टेक्निक काम में ली जाएगी। अब हम ये मान लें कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था ने अपने अपनी स्थिति के अनुसार, अपने अपने साधनों की दशाओं के अनुसार, साधनों की क्वालिटी के अनुसार ये निर्णय ले भी लिया कि हमें इस विधि से इतनी मात्रा में इन वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो इसके साथ ही फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर whom टू प्रोड्यूस। फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाएगा, क्या उत्पादन करना है, उत्पादन कितना करना है, उत्पादन कैसे करना है, ये बात निर्धारित हो गई। और उसके बाद एक उत्पादन का ढेर इकट्ठा हो गया, उत्पादन किनके लिए करना है या उत्पादन का वितरण किनके मध्य किया जाए, तो ये समस्या सामने आती है। अब ऐसी स्थिति में जो कुछ भी विभिन्न साधनों के द्वारा उत्पादित किया गया है, उस उत्पादन में मैन्युफैक्चर सेक्टर भी है, उसमें सर्विस सेक्टर भी है और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी है। तीन क्षेत्रों के द्वारा उत्पादन की क्रिया में भाग लिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा एक कार का निर्माण किया गया, कार या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट किसी विनिर्माण क्षेत्र के द्वारा या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा कार का निर्माण किया गया। अब इस कार के लिए, कार को बनाने के लिए साधनों की आवश्यकता होगी, निश्चित है। इन साधनों के बनाने के लिए लेबर ने भी काम किया, लैंड, जिस लैंड पे काम किया तो ये भूमि भी होगी,
कैपिटल ने काम किया, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर ने भी काम किया। इन सब ने मिलकर के उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लिया और एक वस्तु का प्रोडक्शन किया। अब निश्चित रूप से जो भी मैन्युफैक्चरर है वो मैन्युफैक्चरर लेबर को वेज देगा, लैंड को लगान देगा, कैपिटल को इंटरेस्ट देगा, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। अब ये आएगा कहां से? इनको देने के लिए पैसा आएगा कहां से? वो पैसा या वह मनी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कार बना तो दी, तो इनको कार की इनको भी जरूरत होगी, तो वो कार परचेज करेंगे, तो मनी इनके पास आएगी। दूसरा, सर्विस सेक्टर वालों को भी कार चाहिए, तो कार के बदले ये मनी देंगे, इनके पास मनी आएगी। इसी तरह से एग्रीकल्चर वाले भी कार को खरीदेंगे। तो कहने का मतलब है जब ये सब अपने प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो उससे इनकी इनकम होगी। इस इनकम को वो लैंड को, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्विस सेक्टर की भी हेल्प चाहिए, क्योंकि सर्विस सेक्टर क्या देता है? सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं देता है, यातायात से संबंधित सेवाएं सर्विस सेक्टर के द्वारा दी जाएंगी। तो कार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इन्हें सर्विस सेक्टर की हेल्प की जरूरत रहेगी। ऐसी स्थिति में जब सर्विस सेक्टर का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करेंगे तो ये इनको पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन या और भी बैंकिंग की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, वो विनिर्माण क्षेत्र को भी चाहिए, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो सेवाएं हैं ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, तो इन सेवाओं को ये भी काम में लेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर भी लेगा और मैन्युफैक्चर सेक्टर भी लेगा। और इनको भी जो काम कर रहे हैं लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब यहाँ काम करेंगे। इसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बनाता है? फूड बनाता है। तो फूड सबको जरूरत होगी, मैन्युफैक्चर सेक्टर को भी, सर्विस सेक्टर के लोगों को भी, और इसी तरह से जो स्वयं कृषिगत क्षेत्र में लगे हुए हैं उन लोगों को भी फूड की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से ये पूरी इकोनॉमी में इस तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान, सेवाओं का आदान प्रदान और इसी तरह से मनी का आदान प्रदान हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ उत्पादित किया जा चुका है उनका वितरण किस प्रकार किया जाए या किन में किया जाए। तो यहाँ पर किन से मतलब है कि यदि कार के बनाने वालों में श्रम, भूमि, पूंजी और एंटरप्रेन्योर इन्होंने सहयोग किया है तो इन्हें इनका भाग किस तरह से दिया जाए। तो हम सीधे से इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से राष्ट्रीय आय का वितरण कहलाता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय विभिन्न साधनों के प्रतिफलों का योग है। किसी देश की राष्ट्रीय आय विभिन्न साधनों के प्रतिफलों का योग है। जैसे श्रम को मजदूरी, भूमि को लगान, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ, इन सब का अगर हम योग कर लें तो ये राष्ट्रीय आय है। तो इस प्रकार से इस राष्ट्रीय जो कुछ उत्पादित किया गया है उस उत्पादन को उत्पादन के स्वामियों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाए, इस बात का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है कि उत्पादन का वितरण किन के मध्य हो। तो आज मैंने आपको ये बताया है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे वह विकसित हो, विकासशील हो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, प्रत्येक आर्थिक प्रणाली को इस बात का निर्णय लेना पड़ता है कि वो अपने दिए गए सीमित संसाधनों से ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में किस विधि से उत्पादन करे तथा इस उत्पादन को विभिन्न साधनों के मध्य किस प्रकार वितरित करे। थैंक यू।